हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियंस पॉइंट। हम अपना चैप्टर शुरू किए थे परमेबिलिटी यानी पारगम्यता। पारगम्यता चैप्टर में हम देखे थे कि परमेबिलिटी क्या होता है। परमेबिलिटी क्या होता है? एक गुण होता है ना, मृदा में से पानी बहने का। उसके बाद हम देखे थे कि परमेबिलिटी किस किस कंडीशन में ज़्यादा परमेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगा और किस किस कंडीशन में कम परमेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगा, है ना। और हम देखे थे कि परमेबिलिटी किस किस कंडीशन में कैसे कैसे इफेक्ट करती है ना। जैसे कि बांध के कंडीशन में परमेबिलिटी यदि ज़्यादा पारगम्य मृदा है तो पूरे बांध का पानी इधर चला जाएगा, उससे बांध का कोई रिलेवेंट नहीं रहेगा, वगैरह वगैरह देखे थे। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डार्सी लॉ। क्या पढ़ेंगे हम? डार्सी लॉ यानी डार्सी का नियम, है ना। क्या पढ़ेंगे? डार्सी का लॉ। तो समझिएगा, डार्सी लॉ पढ़ने से पहले कुछ आप समझिए एजम्पशन। एजम्पशन मतलब क्या होता है? मान्यता। क्या समझना? सबसे पहले आपको मान्यता। मान्यता क्या है डार्सी लॉ का? कि सॉइल जो होना चाहिए वो फुली सेचुरेटेड होना चाहिए। क्या होगा? जो सॉइल होगा वो क्या होगा? फुली सेचुरेटेड होगा। और क्या होगा? जो फ्लो होगा ना वो वन डायमेंशनल फ्लो होगा। कैसा फ्लो होगा? वो वन डायमेंशनल फ्लो होगा। और क्या होगा? जो फ्लो होगा वो लेमिनारिक होगा। कौन सा फ्लो होगा आपका? लेमिनार होगा। एजम्पशन। एजम्पशन मतलब क्या होता है? मान्यता। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन स्टडी में इजी करने के लिए, स्टडी को आसान बनाने के लिए ऐसा क्या करते हैं हम लोग? मान लेते हैं। क्या कर रहा है कि सॉइल पूर्णतः क्या होना चाहिए? सेचुरेटेड होना चाहिए। यानी जहाँ हम पारगम्यता देखेंगे, टेस्ट वगैरह करेंगे, है ना, वहाँ क्या होना चाहिए? सॉइल होना चाहिए, उसमें थोड़ा भी एयर नहीं होना चाहिए। क्योंकि एयर रहेगा तो मृदा के फ्लो में क्या करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा, उससे आपका जो पारगम्यता है प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसलिए पहला एजम्पशन क्या है? जो सॉइल होना चाहिए वो फुली सेचुरेटेड होना चाहिए, उसमें थोड़ा भी आपका एयर नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है कि फ्लो जो होगा वन डायमेंशनल होगा। वन डायमेंशनल का मतलब ऊपर से यदि हम पानी डाल रहे हैं तो वो सीधा आ रहा है। कैसा जा रहा है आपका? सीधा जा रहा है। बात को समझ रहे हैं? और टेढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि टेढ़ा जाएगा ना इस तरह तो टू डायमेंशनल फ्लो हो जाएगा। क्या सॉइल में ऐसा संभव है कि जब पानी डालेंगे तो वो एकदम सीधा ही जाएगा? नहीं संभव है ना। और थोड़ा इधर उधर जा सकता है। तो एक सारे के सारे एजम्पशन हम मानेंगे जो फ्लो होगा वो कैसा होगा? वन डायमेंशनल फ्लो होगा। उसके बाद क्या कर रहा है? फ्लो हो रहा होगा जो लेमिनार फ्लो होगा। फ्लो कैसा होगा आपका? लेमिनार। लेमिनार टर्बुलेंट आप जानते होंगे। लेमिनार मतलब एक कण एक दूसरे के पीछे, है ना। एक कण मतलब दो कण हैं या फिर बहुत सारे कण हैं। जो आगे है वो आगे ही रहेगा, एक दूसरे पर आसानी से फिसलते हुए चलेंगे, जिसकी वेलोसिटी क्या रहेगा? कम रहेगा, है ना। वेलोसिटी यदि ज़्यादा हो गया तो वो फ्लो क्या हो जाता है? टर्बुलेंट हो जाता है। आप हाइड्रोलिक्स में पढ़े होंगे, है ना। अब समझिएगा, लेकिन सॉइल के केस में ना जो रेनॉल्ड नंबर है वो 1 से कम होना चाहिए। किसके केस में? सॉइल के केस में यदि रेनॉल्ड नंबर 1 से कम है ना तो सॉइल का फ्लो क्या होगा? लेमिनार होगा। और यदि रेनॉल्ड नंबर 1 से अधिक हो गया तो वो जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होगा। कौन सा फ्लो होगा आपका? टर्बुलेंट होगा, ठीक है। तो इस डार्सी लॉ पढ़ने से पहले हमको एजम्पशन की जरूरत पड़ती है। डार्सी लॉ में कितने एजम्पशन? 3। पहला क्या होना चाहिए? पहला होना चाहिए फुली सेचुरेटेड। उसके बाद वन डायमेंशनल फ्लो, और जो फ्लो होगा वो क्या होगा? लेमिनार फ्लो होगा। एक परत दूसरे पर आसानी से मतलब धीरे धीरे जाएगा। अब खुद समझ सकते हैं सॉइल जो है, सॉइल में क्या है कि सॉइल में इतना ज़्यादा आपके पास होल नहीं है कि उसमें फ्लो तेज़ी से हो पाएगा। खुद समझ सकते हैं सॉइल में पानी धीरे धीरे ही जाएगा तो उसमें स्वाभाविक है लेमिनार होगा, है ना। यानी फ्लो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे रहेगा। तो क्या होगा? तीन एजम्पशन क्या हुए? फुली सेचुरेटेड सॉइल, फ्लो वन डायमेंशनल, और क्या होगा? लेमिनार फ्लो होगा। अब डार्सी लॉ क्या होता है? डार्सी लॉ लिखेंगे हम, क्या होता है? हाँ लिखेंगे डार्सी लॉ, ठीक है। मेन डार्सी लॉ ये तो एजम्पशन था आपका। स्तरीय प्रवाह की स्थिति में, स्तरीय प्रवाह की स्थिति में संतृप्त मृदा में से, संतृप्त मृदा में से पानी बहने की दर, पानी बहने गति, पानी बहने का वेग भी लिख सकते हैं, चलिए गति, पानी बहने का गति द्रवीय ढाल के समानुपाती होता है।
समानुपाती होता है। ए क्या है आपका मेन डार्सिला, क्या कर रहा है अस्तरीय प्रवाह की स्थिति में, इसको हम पहले लिख दिए हैं। देखिए अस्तरीय यानी लेमिनार फ्लो की स्थिति में संतृप्त मृदा में से कौन सा सॉइल है आपके फुली सिचुरेटेड है, पानी बहने की गति, गति मतलब क्या होगा वेलोसिटी है ना, जो पानी बहने का जो गति होगा वो द्रवीय ढाल यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के है ना, यानी जो वेलोसिटी होगा वो किसके समानुपाती होगा आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, है ना। अब समझ आया आपको। अस्तरीय प्रवाह की स्थिति में थे संतृप्त मृदा में से पानी बहने की गति द्रवीय ढाल के क्या होगा समानुपाती होगा, यानी भी समानुपाती क्या हो जाएगा आई, जहाँ क्या है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आई क्या है आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एक स्लोप होता है। यदि समानुपाती को हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा के आई, क्या आ जाएगा आपका के आई। अब समझिएगा दोनों तरफ क्या करेंगे हम, दोनों तरफ ए से गुणा करने पर तो देखिए ए भी अपान क्या हो जाएगा के आई ए, तो ए भी को हम लिखते हैं क्यू, कैपिटल क्यू लिख दीजिए स्मॉल क्यू लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा आपका के आई ए, क्यों किया, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग क्यों किया। जहाँ बात को समझ क्यू इजकल टू क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, क्यू इजकल टू ए भी, ये क्या है आपका डिस्चार्ज क्या होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, है ना, ये क्या होता है आपका डिस्चार्ज होता है। तो क्यू इजकल टू क्या होता है ए भी, है ना, क्या होगा आपका ए भी। देखिए कैसे ए भी होता है, ए का क्षेत्रफल, ए का मात्रा क्या होगा मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकेंड, तो देखिए मीटर और मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब सेकेंड, है ना, तो हो जाएगा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, है ना। तो क्यू क्या है आपका डिस्चार्ज है, क्यू क्या है आपका, जहाँ क्यू क्या है आपका डिस्चार्ज, क्यू होता क्या है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये तो होता है क्यू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ए क्या है आपका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया और आई क्या है आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी द्रवीय ढाल, है ना। और के क्या है आपका, के याद रखिएगा पारगम्यता गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। नया बोर्ड है देख लें, अच्छे से दिखाई तो दे रहा है ना, ठीक है, हाँ सब ठीक है, इसके नीचे नहीं जाना है, ठीक है, इधर हम जा सकते हैं, इसके नीचे नहीं जाना है। ऐसा टीचर मिलेगा आपको, आप लोग देखेंगे तो इतना बोर्ड हम बदल चुके ना, टीचर नहीं बदलता है, बोर्ड इतना सारा बदल चुके कि पूछिए मत। कई सारे रूम में, सब रूम में ज़्यादा कम टेस्ट करते रहते हैं किसमें अच्छे सारा। अब समझिएगा, बात समझ रहे हैं, है ना। इसको समझाने के लिए हम बताए थे, है ना। देखिए वॉल्यूम पर टाइम आ गया है, बात को समझिए। वी क्या था, वी वेलोसिटी था, पानी बहने की गति किसके समानुपाती, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का समानुपाती आता है, के मिला। के क्या है पारगम्यता गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है, इसको फोकस करिएगा, कोफिशिएंट ऑफ क्या है परमेबिलिटी। आई क्या है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, उसके बाद ए क्या है टोटल क्रॉस सेक्शन, है ना, एक सॉइल सैंपल है जिसमें पानी भरा कुल क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्यू क्या है डिस्चार्ज क्या होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, है ना, वो आयतन बटा समय क्या होता है आपका डिस्चार्ज होता है, फ्लो रेट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं फ्लो रेट कहते हैं। अब समझिएगा, है ना, यही आपका सिंपल सा है, लेकिन आपको इसमें समझना पड़ेगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, उसको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब समझिए, एक आपके पास सॉइल सैंपल है, क्या है आपके पास सॉइल सैंपल, ठीक है। ये सॉइल सैंपल कैसा होगा, ड्राई होगा, पार्शली सैचुरेटेड होगा या फुली सैचुरेटेड होगा, कैसा होगा मेरे लाल सैचुरेटेड होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में ही ना कैसा होगा आपका सैचुरेटेड हो गया। देखिए इस तरह बनाइए, है ना, इधर से बना दीजिए आप, या फिर अपने बुक में भी जैसा बनाया होगा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करिए, इधर पानी डालिए, यहाँ तक पानी डालिए, है ना। अब पानी डालेंगे समझिएगा, ये पूरी सैचुरेटेड सा पूरा पानी यहाँ आ जाएगा, लेकिन जितना ये ऊंचा रहेगा उतना ऊंचा तक ये पानी नहीं आ पाएगा, है ना, उससे क्या रहेगा थोड़ा सा कम होगा। इस समझ रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है यल, क्योंकि एनर्जी का क्या होगा लॉस होगा। इस पानी को यहाँ से जाने में, यहाँ तक समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगा एनर्जी का लॉस होगा। समझिएगा, ये पानी कम हुआ है तो ऐसा नहीं कि पानी इसमें रुक गया,
क्योंकि सॉइल तो पहले से सेचुरेटेड सॉइल था ना, पानी इसमें रुका नहीं है, लेकिन यहाँ से जाने पर पानी इतना, जितना ऊंचाई है उतना ऊंचाई इसको भी जाना चाहिए। इसको हम अच्छे बना दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ढाल अच्छे दिखाई देगा, ठीक है। कहने का मतलब जितना ऊंचा ए है ना, उतने ऊंचा इधर भी जाना चाहिए, लेकिन नहीं गया। क्यों? क्योंकि एनर्जी का क्या हुआ, लॉस हो गया। अब एनर्जी का लॉस कैसे हुआ, आप याद करिए बर्नौली थ्योरम, है ना। अब समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया, मान लेते हैं हम लोग H1। यहाँ तक की दूरी क्या हो गया, मान लेते हैं H2 बीच से, ठीक है। बर्नौली थ्योरम क्या कहता है, P/ρg कहता है P1/ρg1, है ना, प्लस क्या कहता है आपका Z दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। यानी Z मतलब Z1, हम इसको क्या लिखे हैं, H1 लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं, हो जाएगा आपका H1। उसके बाद P/ρg, उसके बाद होता है आपका V1² 2g, है ना, पढ़े होंगे ये सारे। एक पे, दो पे क्या हो जाएगा आपका H2, दो पे H2 प्लस P2/ρg, है ना, प्लस V2² 2g। अब समझिएगा, सॉइल से जब पानी का फ्लो होगा ना, तो तेज़ी से तो होगा नहीं, बहुत ही धीरे धीरे होने वाला है ना, बहुत धीरे धीरे होगा। इसलिए भी एकदम क्या होगा, 0 के करीब। तो भी को हम लोग मान लेंगे नगण्य, तो भी का मैटर खत्म, भी कितना मान लेंगे 0, एकदम स्लो धीरे होगा। अब समझिएगा H1 प्लस P इक्वल टू क्या होता है, ρg(h), क्या होता है आपका ρg(h) हो जाएगा ना, अपान, समझिए अपान ρg इक्वल टू H2 प्लस P इक्वल टू क्या होता है ρg(h)2/ρg। यहाँ H1 है ना, यहाँ क्या है H2 है, तो ρg से ρg कट गया है, ρg से ρg। देखिए H1 और H2 आप पढ़े होंगे बर्नौली थ्योरम में, जब आपका जो रहता है आपका सैंपल एकदम हॉरिजॉन्टल रहता है, तो H1 और H2 का मान क्या होता है, बराबर होता है ना। क्षैतिज की स्थिति में टोटल पोटेंशियल एनर्जी दोनों तरफ का क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसको हम Z1 Z2 लिखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दोनों तरफ का क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ना आपका Z2, है ना, Z1। तो Z1 Z2 भी बराबर होगा, आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, H1 और H2। तो ये क्या चीज़ है, H1 और H2 दिख तो रहा है आपको हाइट, H1 और H2 क्या दिख रहा है, हाइट, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, एनर्जी है। कैसे एनर्जी है, टोटल एनर्जी है। कैसे एनर्जी है, हम यहाँ से देखे हैं, है ना। H1 और H2 क्या है, हम कहेंगे एनर्जी है। दिख रहा है आपको हाइट, है ना, क्योंकि बिलो, फिर समझाते हैं। देखिए यहाँ का क्या हो जाएगा, यहाँ का टोटल एनर्जी क्या होगा, Z1 प्लस P1/ρg प्लस V1² 2g इक्वल टू Z2/P2/ρg प्लस V2² 2g। Z1 Z2 बराबर होगा, खत्म। V1 0 होगा, है ना, यानी वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, बहुत ही स्लो फ्लो होगा, 0। P1 क्या होता है, ρg(h1/ρg) इक्वल टू ρg(h2/ρg), है, देखिए ρg से ρg कट जाएगा, तो H1 इक्वल टू H2, है ना। तो अब देखिएगा, यहाँ से यहाँ जाने पर पानी इतना ऊंचा क्यों नहीं उठा है, दोनों का एनर्जी तो बराबर है, क्यों नहीं उठा है, क्योंकि इसमें क्या होगा, एनर्जी का लॉस हुआ होगा। कैसे, घर्षण से, है ना, घर्षण से लॉस हुआ होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं लॉस करने के लिए, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा आपका एरिया बढ़ेगा घटेगा, है ना, तो थोड़ा थोड़ा हर जगह लॉस होगा, इसलिए क्या हो गया है, छोटा हो गया। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, यही क्या है, आई, यही आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ए वाला दूरी को कहते हैं हम लोग HL, क्या कहते हैं, हेड लॉस। हेड लॉस क्या होता है, HL इक्वल टू H1 माइनस H2। देखिए H1 में से H2 घटाएंगे तो यही तो बचेगा, टोटल में से इतना घटाएंगे तो यही बचेगा। उसके बाद हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, सिंपल है, ले लीजिए, लंब बटे आधार, यानी HL/L, क्या हो जाएगा, HL/L। ठीक है, इतना समझ आया। तो हम टोटल क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि डिस्चार्ज इक्वल टू KIA को हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, K इक्वल टू K डेल्टा H या HL। HL को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H भी लिख सकते हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, अपान L, है ना, स्मॉल L या फिर कैपिटल L, बीच की दूरी इंटू A, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी कह देते हैं नहीं, हमको जानते हैं, मेरे बच्चे तेज हैं, है ना। तो इतना समझ आया। एक क्या था, टोटल क्या था आपका, डार्सी लॉ, क्या था ये, डार्सी लॉ।
समझे। तो डार्सी लॉ क्या है आपका, डार्सी लॉ पढ़ने से पहले हमको कुछ एजम्पशन जानना पड़ेगा। यानी सॉइल क्या होना चाहिए, फुली सैचुरेटेड होना चाहिए, वन डायमेंशनल फ्लो होना चाहिए, और फ्लो जो होना चाहिए लेमिनारिक होना चाहिए। लेमिनारिक होगा तो वन डायमेंशनल होगा ही, ठीक है। अब समझते हैं, कह रहा है अस्तरीय प्रवाह की स्थिति में संतृप्त मृदा में से पानी बहने की गति द्रवीय ढाल के समानुपाती होता है। लिखें भी समानुपाती, आई समानुपाती हटाएं, भी इक्वल टू के आई। के क्या है, पारगम्यता गुणांक, आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। दोनों तरफ ए से गुणा किए हैं तो इधर मिला है डिस्चार्ज इक्वल टू ए भी, इधर के आई ए। आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हेड लॉस अपॉन लेंथ, हेड लॉस अपॉन लेंथ है ना, हेड लॉस अपॉन लेंथ क्या मिल जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो हो जाएगा आपका Q इक्वल टू के डेल्टा एच अपॉन एल इंटू ए। इतना फटाक से नोट करिए। और देखिए आप लोग क्या है कि वीडियो को रिकॉर्ड करके मत देखा करिए, मेरा नुकसान हो रहा है, ठीक है। क्या करना है, कुछ दिन वीडियो को आप रिकॉर्ड करके मत देखिए, वीडियो को मतलब कि डाटा खर्च करके ही देखिए, कुछ दिन रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा दिक्कत होगा, नुकसान होगा हमको, अभी नहीं, उसके बाद जैसा मन करो वैसा आप लोग देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मिटा दें। अब अगला हेडिंग डालिएगा, पारगम्यता गुणांक। क्या हेडिंग डालना है आपका, पारगम्यता गुणांक, पारगम्यता गुणांक यानी के। अब पारगम्यता गुणांक क्या है समझिएगा। क्या भी हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, के आई। v इक्वल टू क्या होता है, के आई, है ना। यदि ए भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यदि i इक्वल टू 1, आई क्या है आपका, 1 हो जाएगा, तो v किसके बराबर होगा, k के बराबर। v क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी या फ्लो है ना, प्रवाह की गति है। k क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, है ना। अब समझिएगा हम क्या कहेंगे, पारगम्यता गुणांक, पारगम्यता गुणांक क्या होगा, इकाई द्रव्यीय ढाल पर, इकाई द्रव्यीय ढाल पर संपूर्ण खंड में से पानी के गति के बहने के, पानी के बहने के गति के बराबर होता है ना। देखिए भी के बराबर है, कुछ नहीं किए हैं मेरे भाई, ऊपर वाले को हम नीचे लिख दिए हैं। पारगम्यता गुणांक के, इकाई द्रव्यीय ढाल, देखिए आई माने है 1 है, 1, अरे 1 बनो भाई, है ना। क्या है, इकाई द्रव्यीय ढाल पर संपूर्ण खंड में से, ए लिए ही नहीं है, टोटल खंड ले लेंगे, है ना। संपूर्ण खंड में से पानी बहने की गति भी के बराबर है, के बराबर है कौन, पारगम्यता गुणांक। अतः पारगम्यता गुणांक की मात्रक भी क्या होगा, वेग का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो इतना तेज तो नहीं बहेगा ना, मीटर प्रति सेकेंड में पारगम्यता थोड़ी होगी, है ना। वो धीरे धीरे पानी बहता है, तो क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, 1 सेकेंड में देखेंगे कितना सेंटीमीटर जा रहा है, समझे। कैमरे को बहुत नज़दीक लगाए हैं और फिर हम वही बात कहेंगे, बताइएगा। कैमरा एकदम पास में ही है, इतना करेंगे पास आ जाएगा कैमरा, ठीक है। तो बताइएगा कैसा आपको आज का क्लास लगा है। अब समझिएगा, अब क्या बताना, हाँ, कुछ विभिन्न प्रकार के मृदाओं के लिए, विभिन्न प्रकार के मृदाओं के लिए पारगम्यता गुणांक, है ना। अब देखिएगा हम पूछते हैं आपसे कि सबसे अधिक पारगम्यता किसका होगा, ग्रेवल का, उसके बाद सैंड का, उसके बाद सिल्ट का, और सबसे कम पारगम्यता किसका होगा, आपका क्ले का, है ना। ये नहीं समझिएगा, एक कंसेप्ट यहाँ है, आप समझिए। हम आपसे क्वेश्चन करें कि सबसे अधिक
सबसे बड़े जो वाइड होंगे इन चारों में हम आपसे पूछ रहे हैं, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले। जो वाइड होंगे, वाइड मतलब रंध्र स्थान, खाली स्थान, किसमें सबसे बड़े होंगे? सबसे बड़े बड़े रंध्र स्थान किसमें होंगे? तो आप कहेंगे सर इसमें होंगे। सही बात है, जो ग्रेवल होगा उसमें सबसे बड़े बड़े वाइड होंगे रंध्र स्थान, उसके बाद इसमें सबसे छोटे छोटे रंध्र स्थान किसमें होंगे? इसमें। लेकिन हम कहते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यानी कुल रंध्रों का आयतन किसमें अधिक होगा? बताइए, कुल रंध्रों, दो चीज़ें हम पूछ रहे हैं, किसमें बड़े बड़े होल होंगे? बात को समझ रहे हैं? रंध्र स्थान वॉइड किसमें बड़े बड़े होंगे? तो सिंपल है, ग्रेवल में। लेकिन किसमें ज़्यादा, मतलब कि होल, मतलब किसमें आयतन ज़्यादा होगा? होलों का आयतन, वॉइड का यानी रंध्र स्थान का आयतन किसमें अधिक होगा? ग्रेवल में नहीं। किसमें होता है? क्ले में। क्ले में रंध्र तो छोटे छोटे होंगे, लेकिन रंध्रों का टोटल आयतन क्या होगा? सबसे अधिक होगा। तो आप कहेंगे सर रंध्रों का आयतन तीन चीज़ें हैं, सबसे बड़े बड़े होल नहीं बोलेंगे, वाइड है, ठीक है, लग रहा है जंगल से पकड़ के आए हैं। होल का आयतन देखिए, सबसे बड़े बड़े वाइड कहाँ होंगे? ग्रेवल में। आपको पता है जब इधर जाते जाते वाइड का साइज कम होगा, लेकिन सबसे अधिक वॉल्यूम वाइड का किस में होगा? क्ले में। क्ले में वॉल्यूम वाइड का अधिक होगा, मतलब कि उसमें जो रंध्र स्थान बड़े बड़े हैं वो छोटे छोटे हैं रंध्र स्थान, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। तो हम कहते हैं पारगम्यता किस में अधिक होगी? सबसे जहाँ वॉल्यूम का वाइड अधिक है, यहाँ साइज अधिक है। अब देखिए मेरे लाल, हम कहते हैं साइज ऑफ वॉल्यूम, साइज ऑफ वॉइड, रंध्र का माप किस में अधिक होगा? तो ग्रेवल में। उसके बाद होगा सैंड में, है ना, इसको मिटा सकते हैं। उसके बाद होगा आपका सिल्ट में, और सबसे कम होगा क्ले में। क्या है आपका? साइज, जो वॉइड है उसकी साइज। हम कहते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यानी रंध्रों का कुल आयतन किस में होगा? क्ले में ज़्यादा रंध्र होता है, आयतन, टोटल रंध्रों का आयतन होगा ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, कुल रंध्रों का आयतन किस में होगा? क्ले में। उसके बाद सिल्ट में, उसके बाद सैंड में, सबसे कम किस में होगा? आपका ग्रेवल में। भाई ग्रेवल में बड़े बड़े तो रंध्र हैं, लेकिन टोटल रंध्र आयतन कम है। अब कहेंगे कैसे? अब ना चावल ले लीजिए, नहीं लेना नहीं है, सोचिए, ठीक है, बना के खाना नहीं है, चावल दाल यहाँ। चावल ले लीजिए, मतलब कि माइंड में लीजिए, और आटा ले लीजिए, है ना। आप घर में भरे होंगे, एक जो रहता है जिसमें चावल आटा रखा जाता है, एक डब्बा लीजिए, उसमें भर के चावल भर दीजिए और आटा भर दीजिए। उसके बाद दबाइए आप। अब खुद सोचेंगे चावल ज़्यादा दबेगा कि आटा ज़्यादा दबेगा? क्लियर हुआ? कौन सा ज़्यादा दबेगा? आटा ज़्यादा दबेगा। दबा क्यों है? क्योंकि उसमें वाइड क्या होंगे? अधिक हैं। टोटल वाइड क्या है? अधिक हैं, इसलिए वो ज़्यादा दब गया है। लेकिन आप खुद सोचिए, जो वाइड किस में बड़े बड़े हैं? मतलब आटा में बड़े बड़े वाइड थे कि चावल में थे? तो आप कहेंगे सर चावल में बड़े बड़े। सिंपल कंसेप्ट है ना, समझ आ गया। हम कहते हैं परमेबिलिटी किस में अधिक होगी? पारगम्यता किस में अधिक होगा? नया क्लास है ना। पारगम्यता किस में अधिक होगा? क्ले में होगा अधिक, यही हो जाएगा, सेम, ठीक है। सबसे अधिक पानी किस में बहेगा? क्ले में। अरे नहीं मेरे लाल, सबसे अधिक होगा आपका ग्रेवल में, उसके बाद सिल्ट में, क्या हो गया हमको? सैंड में, उसके बाद सिल्ट में, उसके बाद किस में हो जाएगा? आपका क्ले में हो जाएगा। यानी सबसे धीरे धीरे पानी किस में से निकलेगा? क्ले में से निकलेगा। अब कहेंगे ऐसा क्यों? सर जी टोटल वॉल्यूम क्ले में अधिक है, तो पारगम्यता भी अधिक होना चाहिए क्ले में। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो क्ले होते हैं ना, क्ले के वाइड ना, जो क्ले के रंध्र स्थान है वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। छोटे छोटे होते हैं, बहुत संख्या में होते हैं, लेकिन एक दूसरे आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। जबकि जो ग्रेवल के होते हैं वो बड़े बड़े साइज के रहते हैं, तो वो सारे जो वाइड होते हैं रंध्र स्थान वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो आपस में कनेक्टेड रहेगा, तो इसलिए उसमें पारगम्यता क्या होती है? तेजी से होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, इसमें नहीं कन्फ्यूज होना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार की मृदाओं के लिए पारगम्यता गुणांक आपको समझ आया, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद कितना होता है, इतना भी तो जानना है ना आपको।
पारगम्यता गुणांक, हम कभी वेलोसिटी नहीं देखेंगे, पारगम्यता गुणांक देखेंगे। तो है आपका, हाँ क्या, सॉइल, सॉइल इधर लिखेंगे पारगम्यता गुणांक। आप सिविल इंजीनियर हैं, अब के का मतलब समझ गए होंगे, लिखना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। हम कहते हैं क्ले, ग्रेवल का, सैंड का, सिल्ट का और क्ले का। अब बात देखिए, दिक्कत है फंस क्यों रहे हैं, क्योंकि मेरा दिमाग दो तरह है। अभी लड़के आने वाले हैं सब पढ़ने, फर्स्ट ईयर वाले, ठीक है, और हम इधर पढ़ा रहे हैं, तो हो रहा है कि पता नहीं कितना टाइम हुआ, आ ना गए हो सब बाहर, हम पूरा पैक करके रूम में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत हो रहा है। देखिए 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, है ना, अधिक ग्रेवल में पारगम्यता गुणांक कितना होगा, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से अधिक होगा। सैंड में 10 पे, हाँ 1 सेमी से लेकर के 1 सेमी पर सेकेंड से लेकर 10 पे -3 सेमी प्रति सेकेंड से। आपको बुक में कुछ दूसरा दिया होगा, हम बहुत सारे डाटा पढ़ाएंगे, आपके बुक में थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, लेकिन आपको यही याद रखना है। ए होगा आपका 10 पे -3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड से 10 पे -6 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ए क्या होगा, 10 पे -6 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड से कम। इसे कहते हैं हम लोग परमिएबल, पारगम्य। क्या कहते हैं, पारगम्य मृदा। इसे भी कहेंगे, कंडीशन लिख दीजिएगा, स्थिति, इसे भी कहेंगे पारगम्य मृदा, इसे कहेंगे थोड़ा पारगम्य, थोड़ा स्लाइटली परमिएबल, पारगम्य, इसे कहेंगे अपारगम्य। यानी क्ले में से इतना धीरे धीरे फ्लो होता है, वो उसको हम मान लेते हैं अपारगम्य सॉइल। डन। पहले हमको टाइम देख लेने दीजिए कितना टाइम हुआ, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सीपेज वेलोसिटी, सुपरफिशियल वेलोसिटी। वेट ए मिनट, 2:50, 3 पर लड़के आने वाले थे। चलिए हम इसको फटाक से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। यार रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम वीडियो बना देंगे फटाक से तुरंत, तो रहने देते हैं। अब अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम, छोटा सा टॉपिक है, बड़ा सा टॉपिक नहीं है, सुपरफिशियल वेलोसिटी, और पढ़ेंगे हम एक्चुअल वेलोसिटी। सुपरफिशियल वेलोसिटी आप समझ रहे हैं, अगले वीडियो में समझाएंगे। और क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ठीक है, वीडियो को। ऑल द बेस्ट।